नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में C3 सब्जेक्ट कोड है एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस, अंतर संबंधों की विश्लेषणात्मक समझ नामक टॉपिक में अधिगम और बुद्धि। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम और बुद्धि। छात्रों, पिछले वीडियो में आपने अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में समझा। आज हम अधिगम और बुद्धि के बारे में बताएंगे। छात्रों, अधिगम के बारे में आपको पता है कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। तो जब बुद्धि इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बुद्धि किसको कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि क्या है। छात्रों, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। वे यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना, भाषा या अवधान या गामक या योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टैमन ने कहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बीने ने कहा, बुद्धि ने 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। इन 4 शब्दों में ही बुद्धि सम्मिलित है या निहित है। ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में, आलोचना में। छात्रों, वुडरो ने कहा, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो इस तरह से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें एक गाल्टन महोदय हैं। उन्होंने कहा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बकिंघम ने कहा, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। आप देख लीजिए कि सीखना और बुद्धि में क्या संबंध है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। छात्रों, तीव्र गति से बालक यदि सीख रहा है, कोई बालक मंद गति से सीख रहा है, तो उसमें बुद्धि वहां मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि। अगर तीव्र गति से बालक सीख रहा है, यानी कि उसकी बुद्धि तीव्र है, बुद्धि उसकी IQ लेवल हाई है। अगर बालक मंद गति से सीख रहा है, इसका मतलब बुद्धि कमजोर है। तो अधिगम और बुद्धि में यही संबंध है। सीखने की शक्ति बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सीखने की शक्ति कहां से आती है? बुद्धि से आती है। ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के इन परिभाषाओं के बाद हम इस निष्कर्ष को पहुंचे हैं, कह सकते हैं कि बुद्धि, कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति में अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, तो वह अपने वातावरण से सामंजस्य कर सकता है और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो उसमें संबंधों को समझने की योग्यता
योग्यता हो सकती है, और यदि संबंधों को समझ सकता है तो उसमें सीखने की योग्यता होती है। यह बुद्धि और सीखना। छात्रों, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, उसको सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। इस पर अगर हम देखते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक हैं रैक्स एंड नाइट, इन्होंने कहा बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। सभी की मानसिक योग्यता में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, बल्कि अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। विभिन्न योग्यताओं का योग है बुद्धि। बुद्धि में विभिन्न योग्यता और अनुभव सम्मिलित होते हैं। बुद्धि सीखने की शक्ति है। अब देखिए, बुद्धि के सिद्धांत भी है। एक खंड सिद्धांत, इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा। एक खंड सिद्धांत, इसको कौन दिया था? डीने एम टर्मन ने दिया था। दो खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। दो खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य एवं एक विशिष्ट होती है। बुद्धि को सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व या विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व कहा जाता है। तीन खंड का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन ने दिया। जब दो खंड पर गए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद तीन खंड का सिद्धांत लागू किया। उन्होंने कहा कि यह जो तीन खंड का सिद्धांत है, इसके द्वारा उन्होंने कहा कि बुद्धि एक खंड और के नाम से दो संबंधित है। दो खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद उसने बुद्धि का एक खंड और बताया, उसने इसका नाम सामूहिक खंड रख दिया। फिर है बहुखंड सिद्धांत। बहुखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया और इसमें कैली और थर्स्टन ने भी सहयोग किया। और फिर मात्रा सिद्धांत, छात्रों, मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मात्रा पर जोर दिया है। ये रहा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। फिर है बुद्धि परीक्षा। बुद्धि परीक्षा आप समझते होंगे कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षा, फिर बुद्धि लब्धि, मानसिक आय एवं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुणे 100 बटे जीवन का वास्तविक आय, यानी IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि निकलती है। तो बुद्धि लब्धि में अगर हम चर्चा करते हैं छात्रों, तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है, एक चार्ट है। जैसे 140 से ऊपर को जीनियस बोलते हैं, प्रतिभाशाली बोलते हैं, और 120 से 140 के बीच अति श्रेष्ठ बोलते हैं। 110 से 120 तक श्रेष्ठ बोलते हैं। 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि वाला बोलते हैं। 80 से 90 तक मंद बुद्धि, 70 से 80 तक क्षीण बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि, 20 से 25 या 25 से 50 के बीच मूर्ख बुद्धि,
या और 25 से कम महामूर्ख या इडियट बोलते हैं उसको। तो ये छात्रों बुद्धि का वर्गीकरण है, ये सब में अधिगम सम्मिलित है। ये आईक्यू लेवल निकलता है, किसी का बुद्धि लब्धि निकलता है कि वो कितना उसका आईक्यू लेवल है, इसमें अधिगम उसी के अनुसार उसका अधिगम चलता रहता है। तो छात्रों आप इसमें अभी आगे देख सकते हैं कि बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि, सामूहिक बुद्धि, ये बुद्धि परीक्षाओं की योग्यताएं इस तरह से बुद्धि का अधिगम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। यानी आप समझ लीजिए कि अधिगम प्राप्त अगर कोई बच्चा करता है तो बुद्धि के बल पर ही करता है, बुद्धि के द्वारा ही करता है। इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण निकाला है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार भी बताया है। बुद्धि परीक्षण है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक सामने एक बच्चे का होता है, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षा होती है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तो व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को बताया गया है। अब देखिए, व्यक्तिगत में अधिक समय लगता है, सामूहिक में कम समय लगता है व्यक्तिगत की अपेक्षा। व्यक्तिगत में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, सामूहिक में सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत छोटे बालकों के लिए उपयुक्त माना जाता है, सामूहिक वयस्कों के लिए, क्योंकि वो पहले से सीखे हुए हैं, एक साथ बैठा के उनका टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को अकेले अकेले ही समझाया सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि, इस तरह से ये परीक्षण हो गए। तो छात्रों हम देख सकते हैं कि अधिगम और बुद्धि में कितना गहरा संबंध है। अगर बुद्धि नहीं है तो फिर आप अधिगम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, अधिगम आपका बहुत धीमा हो जाएगा। अगर जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है, जैसे हमने बताया कि 140 के ऊपर को जीनियस स्टूडेंट कहते हैं। कैसे? यानी कि उसकी अधिगम क्षमता की गति तीव्र है, तीव्र गति से अधिगम कर रहा है, तो उसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर। अगर वो 90 से नीचे है, 80 से नीचे है, तो उसकी अधिगम क्षमता धीमी होगी। तो दोनों का गहरा संबंध है, बुद्धि और अधिगम। बिना और बुद्धि के अधिगम तीव्र गति से नहीं हो सकता है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त हो रहा है, अधिगम और बुद्धि। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। धन्यवाद।